अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ ग्रोथ की, और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 10th में मौजूद है। फेडरल, पंजाब और केपीके बोर्ड में ये चैप्टर 14 जो कि रिप्रोडक्शन के नाम से है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 15, बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 16 जो कि रिप्रोडक्शन के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप कंडीशंस ऑफ ग्रोथ और फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ जो है ये हम प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि पौधों के अंदर किस तरह से ग्रोथ होती है, यानी कि किस तरह से वो बड़े होते हैं, किस तरह से उनके अंदर नशोनुमा होती है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पे सक्सेसिव ग्रोथ दिखाई गई है कि किस तरह से पौधे जो है वो पहले छोटा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रहा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। अब ये जो ग्रोथ है, अगर हम इसकी बात करें कि ये ग्रोथ जो है वो पौधों के अंदर जब होती है तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी कि उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। अब वो फैक्टर्स अगर हम देखना चाहें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इसके जो पौधों की ग्रोथ है वो कम या ज्यादा होती है या आइडियल होती है, तो उनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। यानी कि जो फैक्टर्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और जो दूसरे हैं उन्हें हम कहेंगे इंटरनल फैक्टर्स। अब अगर हम देख लें कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, तो एक्सटर्नल कहते हैं बाहर को, यानी कि इस प्लांट की ये जो बॉडी है उसके इर्द गिर्द जो इसकी सराउंडिंग में जो इसके इन्वायरमेंट में फैक्टर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे कि ये इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। और इंटरनल कहते हैं अंदर को, यानी कि इस प्लांट बॉडी के अंदर जो चीजें होंगी जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ पे अफेक्ट होगा उसे हम कहेंगे कि ये इंटरनल फैक्टर हैं। अब अगर हम वन बाय वन डिस्कस कर लें इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को और इन इंटरनल फैक्टर्स को, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स की, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और उसकी वजह से जो पौधों की ग्रोथ होती है उस पे असर पड़ता है। अगर हम इनके इंटरनल फैक्टर्स को देखें तो दो इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर्स हैं। अगर हम वन बाय वन उनको देख लें तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स की अगर हम बात करें कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हार्मोन्स जो हैं ये केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि प्लांट की बॉडी में कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होते हैं। और उनमें से जो मुख्तलिफ किस्म के ये जो केमिकल्स हैं इनका मुख्तलिफ किस्म का काम है। और ये जो हार्मोन है, अगर उनमें से हम किसी एक हार्मोन की एग्जांपल लेना चाहें तो पौधों के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे कहा जाता है ऑक्सिन। और ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, अगर हम इसकी बात करें कि ये किस चीज में हेल्प करता है, तो ये सेल्स की इलोंगेशन में हेल्प करता है। यानी कि जब सेल डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक से दो होता है, तो वो जो डॉटर सेल बनते हैं, जो दो नए सेल बनते हैं, वो इलोंगेट होते हैं, यानी कि वो बड़े होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। अब जो उनका साइज बढ़ना है, यानी कि जो उनके साइज की इलोंगेशन है, वो किस चीज से रिलेटेड है, वो ऑक्सिन से रिलेटेड है। यानी कि अगर ये केमिकल मौजूद होगा, ये हार्मोन मौजूद होगा ऑक्सिन का, तो प्लांट्स के अंदर सेल इलोंगेशन का जो प्रोसेस है, जो डिवीजन के बाद होता है, वो तेज हो जाएगा। इसी तरह से वाइटामिन जो हैं वो भी प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं पौधे की ग्रोथ के अंदर। अगर हम बात करें कि वाइटामिन क्या हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद होती है। कार्बन अगर हम बात करें तो ये एक एलिमेंट है, और जिन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में कार्बन मौजूद होती है उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये जो वाइटामिन हैं ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं पौधे के अंदर? ये तब
प्रिपेयर होते हैं, तब बनते हैं जब पौधे के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में ये सनलाइट जो है ये पौधे के ऊपर पड़ रही है, ये उसकी रेज जो है ये लीव्स पे जा रही हैं। अब ये जब लाइट पड़ती है तो वाइटामिन जो है ये पौधों के अंदर सिंथेसाइज होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो वाइटामिन हैं ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से इंसान है, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ वाइटामिन चाहिए होते हैं। वाइटामिन डी जो है वो धूप से मिलता है, वाइटामिन बी जो है, वाइटामिन सी जो है ये मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स में होता है। इसी तरह से पौधे जो हैं उन्हें भी उनकी ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए वाइटामिन की जरूरत पड़ती है। ये तो दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं इंटरनल फैक्टर्स जो कि पौधों के अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात कर लें एक्सटर्नल फैक्टर्स की, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि पौधों की सराउंडिंग में, जहाँ पे पौधे मौजूद होते हैं, उनके इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं, और वो किस तरह से पौधे की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत, ये जो है ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर इसलिए है क्योंकि सूरज जो है वो बाहर सराउंडिंग में मौजूद होता है पौधे की, और वो जो सनलाइट होती है उसकी वजह से एक खास टेम्परेचर होता है हर एक एरिया का। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में मैयर किया जाता है, और अगर हम सेंटीग्रेड में देखें कि कौन सी एक टेम्परेचर की रेंज है जिसके अंदर ग्रोथ जो है वो होती है या ग्रोथ जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, तो 0 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के दौरान जो है ये जो टेम्परेचर रेंज होती है ये ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि असरअंदाज करती है। अब ये जो 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें से 25 से जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे, जिस टेम्परेचर पे ग्रोथ जो है पौधे की मैक्सिमम होगी, यानी कि उस टेम्परेचर पे पौधा ज्यादा अच्छे तरीके से नशोनुमा पाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि 0 से 35 में सबसे लो ग्रोथ जो है वो कब होती है, जब टेम्परेचर कम हो, और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो तब भी ग्रोथ कम होती है। तो वो रेंज क्या है, जब 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो ये टेम्परेचर लो होता है, और इस रेंज में टेम्परेचर जब होता है तो ग्रोथ कम होती है। इसी तरह से जब 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत गर्मियां होती हैं इसमें, यानी कि हीट बहुत ज्यादा होती है, और इस टाइम में जब ये टेम्परेचर होता है तो ग्रोथ पौधे की कम होती है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है, जब टेम्परेचर वेरी करता है, जब टेम्परेचर बदलता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो पौधे की ग्रोथ जो है वो भी उस लिहाज से बदलती है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक और एक्सटर्नल फैक्टर की, तो लाइट जो है ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। और अगर हम लाइट की बात करें कि सूरज की रोशनी जो है वो किस तरीके से पौधे को इन्फ्लुएंस करती है, तो ये 3 तरीकों से इन्फ्लुएंस करती है। और ये कौन से 3 तरीके हैं, यानी कि जो लाइट की इंटेंसिटी है, कि कितनी उसकी शिद्दत है, ये भी इसको अफेक्ट करती है। उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी जो क्वालिटी है कि वो किस किस्म की है, वो भी पौधे की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। और ये रोशनी जो पड़ रही होती है, लाइट, सनलाइट जो पड़ रही होती है, ये कितनी टाइम के लिए पड़ रही है, कितनी ड्यूरेशन के लिए पड़ रही है, कितने वक्फे के लिए है, ये भी अफेक्ट करती है पौधे की ग्रोथ को। इसका मतलब है कि लाइट जो है वो 3 पैरामीटर्स जो हैं, 3 तरीकों से जो है वो पौधे की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो ऑक्सीजन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो है ये हवा में मौजूद होती है, एयर में मौजूद होती है, और इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर हम बात करें तो तब पौधे की ग्रोथ जो है वो ज्यादा अच्छी होती है। और अगर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो कम हो तो क्या होता है, उसके 2 जो है वो बैड इफेक्ट होते हैं। एक क्या होता है कि उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है पौधे की वो कम हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि पौधे के अंदर जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हो रहे होते हैं, ये सांस ले रहे होते हैं, तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इनकी कम हो जाती है अगर ऑक्सीजन ना हो। और दूसरा क्या है कि ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। अब इनहिबिट जो है इसका क्या मतलब है, इनहिबिट कहते हैं रोकने को, तो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो। इसी तरीके से एक और जो एक्सटर्नल फैक्टर है अगर हम उसकी बात करें तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस है, और ये जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्रोथ में। लेकिन ग्रोथ में ये किस लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन लो होती है तो तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से पौधे की ग्रोथ
हो रही होती है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट पड़ रही है पौधों के ऊपर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वो ले रहे हैं, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ज़मीन से वाटर इन्हें मिल रहा है तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें के ज़रिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, और उस प्रोसेस में ये पौधे क्या है, ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बहुत कम होती है, यानी कि कम कंसंट्रेशन होती है, तभी फोटोसिंथेसिस होता है, तभी पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, और वो जो खुराक तैयार करते हैं उसको ये शुगर की फॉर्म में होती है, और इसको दोबारा से ये इस्तेमाल करके बड़े होते हैं, यानी कि इनके अंदर ग्रोथ होती है। इसके अलावा वाटर जो है, यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे वाटर भी आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि वाटर यानी कि पानी जो है वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पौधों की ग्रोथ के लिए। यहाँ पे अगर वाटर ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकेगा, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो पौधे अपनी खुराक नहीं बनाएंगे, और खुराक नहीं बनाएंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनकी नशोनुमा जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको मिनरल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब ये मिनरल्स जो है ये क्या है, ये मिनरल्स जो है ये जमीन के अंदर मौजूद होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स के तौर पे इस्तेमाल करता है पौधा इन्हें। अब अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की तो न्यूट्रिशन जो है ये भी एक इनके एक्सटर्नल फैक्टर में आता है, और प्लांट्स जो है ये न्यूट्रिशन किस तरह से हासिल करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की मिनरल्स होती हैं जो कि पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से पौधे की नशोनुमा ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे इस डायग्राम में जो है ये आपको दिखाया गया है कि मुख्तलिफ किस्म की मिनरल हैं और मुख्तलिफ किस्म के ये न्यूट्रिएंट्स हैं। एन जो है ये नाइट्रोजन है, के जो है पोटेशियम, एम ओ जो है ये मोलिब्डेनम है, सी यू कॉपर है, एफ ई जो है ये आयरन है, सी ए जो है ये कैल्शियम है, बी से जो है वो बोरॉन है, एस जो है सल्फर है, एम एन जो है ये मैंगनीज है, जेड एन जिंक है, एम जी मैग्नीशियम है, और पी जो है वो फास्फोरस है। और ये क्या है, ये मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मिनरल्स के तौर पे पौधे के अंदर पाए जाते हैं, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि डेफिशिएंसी जो वर्ड है इसका मतलब होता है अगर ये कम हो जाए तो पौधे के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। यहाँ पे एरो लगा के इसलिए दिखाया कि अगर जिंक कम हो जाएगा तो पौधे के पत्ते जो हैं वो इस तरह से हो जाएंगे, अगर नाइट्रोजन कम हो जाएगी तो पत्ते जो हैं वो पीले होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पौधे जो हरे भरे सरसब्ज नजर आते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, और ग्रोथ अच्छी इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये सारी मिनरल्स जो हैं ये मौजूद होती हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये किस चीज में आती हैं, ये आती हैं एक्सटर्नल फैक्टर में। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ है अगर हम उसकी बात करें तो वो जो उसकी ग्रोथ है उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर भी जरूरी हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी जरूरी हैं। ये तो था कंडीशंस ऑफ ग्रोथ के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में, और ये जो फेजेस ऑफ ग्रोथ हम पढ़ेंगे ये किस में हम पढ़ेंगे, ये हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। ग्रोथ किसको कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं नशोनुमा को, यानी कि बढ़ने को। अब यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे प्लांट की एक डायग्राम बताई गई है, और इस प्लांट में क्या बताया गया है कि ये प्लांट ग्रो कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। अब ये जो प्लांट है अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें पता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और प्लांट की जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी होती है, यानी कि बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं और इस किस्म की ये प्लांट बॉडी बना रहे होते हैं। अब ये जो प्लांट बॉडी है ये डायरेक्ट, ये जो हमें इस शक्ल में नजर आती है, असल में इसकी जो ग्रोथ होती है उसे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और वो जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो कितने हैं, वो 4 हैं, और उनको हम कहते हैं कि ये 4 फेसेस में हमने इस पूरी मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी की डिवीजन कर दी है। और वो जो 4 फेजेस हैं अगर हम उनके नेम्स देखना चाहें कि क्या हैं, तो सबसे पहले जो है वो है सेल डिवीजन, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, सेल डिवीजन होती है। उसके बाद जो दूसरा फेज होता है वो है जोन ऑफ इलोंगेशन, जो थर्ड है वो है मैचुरेशन, और जो फोर्थ है अगर हम उसका नेम लिखना चाहें तो वो है डिफरेंशिएशन। अब ये जो 4 स्टेजेस हैं, सॉरी ये जो 4 फेजेस हैं ग्रोथ की, अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन, सेल का जो है वो हमने देखा था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, ये बात हमें पता है।
यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे सेल डिवीजन किस तरह से होती है ये बताया गया है। ये जो है ये एक प्लांट सेल दिखाया गया है और इस प्लांट सेल में ये क्या है, ये एक पेरेंट सेल है, यानी कि ये पेरेंट सेल है जो पहले मौजूद है। अब जब इसके अंदर डिवीजन होती है तो क्या होता है, यहाँ पे इसकी ये डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज दिखाई गई हैं। ये सेल वॉल है जो कि प्लांट के सेल के बाहर मौजूद होती है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होता है। और ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके साथ। और ये अंदर की तरफ क्या चीज मौजूद है, ये वेजिकल्स मौजूद हैं। अब जब इसके अंदर डिवीजन होती है तो यहाँ पे सेल प्लेट बन जाती है एक, और ये जब सेल प्लेट बन जाती है तो ये जो एक प्लांट सेल था ये दो प्लांट सेल के अंदर डिवाइड हो गया है। इस तरह से ये क्या होती है, जब सेल्स की डिवीजन होती रहती है तो प्लांट क्या करता है, प्लांट ग्रो करता है। और ये क्या है, ये फर्स्ट फेज है, यानी कि ग्रोथ में सबसे पहले क्या काम होता है, सेल डिवीजन का काम होता है। उसके बाद जब सेकंड, अगर हम फेज की बात करें कि सेकंड फेज क्या है, तो सेकंड फेज को कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। अब ये जो जोन ऑफ इलोंगेशन है, अगर हम इसकी बात करें कि जोन ऑफ इलोंगेशन जो है उसमें क्या होता है, तो जोन ऑफ इलोंगेशन में जो डिवाइडिंग सेल्स थे, जो नए सेल्स बन गए हैं, अब बनने के बाद क्या होता है कि उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज होगा कि अगर पहले वो छोटे थे तो अब वो क्या हो जाएंगे, अब उनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और जब बड़ा हो जाएगा तो उन सेल्स के अंदर न्यू सिंथेसिस होगी, यानी कि नई चीजें बनने शुरू हो जाएंगी। और वो नई चीजें क्या बनेंगी, उसके अंदर मुख्तलिफ उसकी ऑर्गनली यानी कि मुख्तलिफ उसके पार्ट्स बन जाएंगे। और वो पार्ट्स क्या क्या, कौन से, दो जो हैं जो बनते हैं। सबसे पहले तो ये है कि उनकी जो सेल वॉल होती है, जो हमने देखा था कि प्लांट का जो सेल था उसके सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री थी जिसे सेल वॉल कहा गया था, सेल वॉल बनने शुरू हो जाती है और सेल वॉल का मटेरियल बनता है। और जो साइटोप्लाज्म जो उसके अंदर लिक्विड मौजूद था उसकी भी सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। सिंथेसिस इसलिए होती है क्योंकि अब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब उसका साइज बढ़ रहा है, इसलिए अब उसे ज्यादा साइटोप्लाज्म की जरूरत है, ज्यादा लिक्विड की जरूरत है, तो साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस डायग्राम में जो है ये एक रूट की एनाटमी दिखाई गई है। एनाटमी कहते हैं अंदर के स्ट्रक्चर को। ये जो है ये रूट कैप है जो कि रूट की टिप पे मौजूद है। यहाँ पे जो है ये इसका जोन ऑफ सेल डिवीजन है, यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पे सेल्स जो है रूट के डिवाइड हो रहे होंगे। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये जोन ऑफ इलोंगेशन है, यानी कि यहाँ वाले जो सेल्स होंगे वो इस सेल डिवीजन के बाद, सेल डिवीजन जो है उसके बाद ये जोन ऑफ इलोंगेशन आएगा। यहाँ के सेल्स जो होंगे वो छोटे होंगे, लेकिन जोन ऑफ इलोंगेशन जो है उसके सेल्स जो है वो बड़े होते हैं। अगर हम ड्रॉ करना चाहें समझने के लिए तो इसके जो सेल्स होंगे वो इतने इतने होंगे और जो जोन ऑफ इलोंगेशन के होंगे उनका साइज जो है वो इस तरह से लार्ज होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस जो है क्या होगा कि उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर गया है। अब जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद जो उसकी नेक्स्ट फेज आती है ग्रोथ की, उसे कहा जाता है मैचुरेशन। मैचुरेशन की अगर हम बात करें कि मैचुरेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सेल्स थे वो अपना फाइनल साइज अटेन कर लेते हैं, यानी कि जितना मैक्सिमम उनका साइज होना होता है, जितना उन्होंने बड़ा होना होता है, वो मैचुरेशन की फेज में जाके सेल्स जो हैं वो मैक्सिमम अपने साइज तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो जोन ऑफ इलोंगेशन दिखाया है उसके ऊपर जो है ये जोन ऑफ मैचुरेशन दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे जो है ये सेल्स फुली मेच्योर हो गए हैं। मेच्योर कहते हैं फुल बड़े होने को। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो फुली डिवेलप होके मेच्योर हो गए होंगे। उनके अंदर अब कोई नई सिंथेसिस, कोई नई चीज जो है वो नहीं बन रही, जैसे कि जोन ऑफ इलोंगेशन में कुछ ना कुछ सिंथेसिस जो है वो हो रही थी, लेकिन मैचुरेशन में जाके सिंथेसिस वगैरह बंद हो जाती है और जितना भी उसका साइज होता है फुल वो अटेन हो जाता है। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन की स्टेज जो है वो इस डायग्राम में दिखाई गई है। अब डिफरेंशिएशन जो कि फोर्थ फेज है ग्रोथ का, अगर हम इसकी बात करें कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको रूट, यहाँ पे पहले जो है इसके साथ कुछ चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो रूट हेयर डिवेलप होते हुए दिखाई जा रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन की जो स्टेज होती है उसमें क्या होती है कि जो सेल्स की वॉल होती है वो सबसे ज्यादा थिक हो जाते हैं, यानी कि सेल की जो वॉल है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है डिफरेंशिएशन में। और जब उसकी थिकनेस बढ़ जाती है उसके बाद क्या होता है कि कुछ एडिशनल स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अब एडिशनल स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हैं, ये जो हमने वर्ड बोला है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे पहले आप देख सकते थे कि जोन ऑफ इलोंगेशन में, जोन ऑफ मैचुरेशन में और ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है ये डिवीजन, सेल डिवीजन के जोन को कहा जाता है। ये जो सेल डिवीजन का जोन है, इन तीनों जोन में रूट जो है वो बिल्कुल एक जैसी ही है, इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, यानी कि कोई नई चीज नहीं बनी है। लेकिन अगर आप जोन ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें तो जोन ऑफ डिफरेंशिएशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एडिशनल चीज बन गई है, एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गया है। इसे हम कहते हैं कि न्यू स्ट्रक्चरल फीचर जो है वो डेवलप हो गए हैं जो कि रूट हेयर है।
और डेवलप होने के साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि फाइनल जो इसकी डेस्टिनेशन है कि कौन सा सेल जो है उसने क्या बनाना है, ये भी हमें किस में पता चल जाता है, डिफरेंशिएशन में पता चलता है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में ही जाके हम देखते हैं कि ये वाला जो सेल है इसके कुछ पार्ट्स जो हैं उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने रूट हेयर की फॉर्मेशन की है। इसका मतलब है कि जो 4 फेजेस हैं ग्रोथ की, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है, जिसके अंदर शामिल है सेल डिवीजन, उसके बाद शामिल है उसके अंदर इलोंगेशन, इसके अंदर मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन, ये 4 फेजेस हैं। और इन 4 फेजेस से गुजरने के बाद जो है वो प्लांट के अंदर ग्रोथ जो है वो कंप्लीट होती है। ये तो था फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।